तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, वैंग यांग जो होता है वो जियो जियन को पकड़ कर लेकर आ जाता है और बताता है कि टेंशन मत लो, मैंने इसकी कल्टीवेशन को सप्रेस कर दिया है, जिसका अब इसकी कल्टीवेशन जो है वो इमोर्टल किंग रियलम के केवल 5th लेवल तक ही रह गई है। और अब इतना बोलते के साथ ही वैंग यांग जो होता है वो एंकर एम्प्रेस जो होती है उसे उठा लेता है। एम्प्रेस को उठाते हुए उससे बोलता है कि चलो जल्दी से यहाँ पर चलते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर देर की तो वेडिंग सेरेमनी जो है वो डिले हो सकती है। और अब इतना बोलते के साथ ही वैंग यांग जो होता है वो एम्प्रेस को ले जाने के लिए तैयार हो जाता है और वहाँ पर मौजूद सभी लोग जो होते हैं वो भी उन्हें गुड बाय जो है वो बोलने लगते हैं। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है स्वॉर्ड स्पिरिट्स एक्ट के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि एक पर्सन कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए बोलता है कि मास्टर लुओ, मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा। मैंने नहीं सोचा था कि स्वॉर्ड स्पिरिट्स एक्ट के अंदर कोई एम्परर रियलम का एक्सपर्ट निकलेगा। जो सुनते के साथ ही वो दूसरा बंदा जो होता है वो बोलता है कि मेरे साथ में मजाक करना बंद कीजिए, क्योंकि अगर आपके तियांगबू पवेलियन की बात की जाए तो उसके अंदर भी तो ग्रेट एम्परर रियलम का एक्सपर्ट है। और अब हमारा व्यू वहाँ पर मौजूद दो एल्डरों के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि पहला एल्डर जो होता है वो बोलता है कि अगर यांगू पवेलियन की बात की जाए तो वो हमेशा ही हमारे खिलाफ एरोगेंट रहा है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि उन्होंने यहाँ पर किसी को पार्टी के अंदर भेजा है। जो सुनते के साथ ही दूसरा एल्डर जो होता है वो बोलता है कि केवल वही नहीं, यहाँ पर जो भी इलाओ पैलेस किंग हुआ सेक्ट और जो जियो हुआ सेक्ट है उन्होंने भी अपने जो रिप्रेजेंटेटिव है उन्हें यहाँ पर भेजा है। जो सुनते के साथ ही पहला एल्डर जो होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि ऐसा लगता है कि ईस्टर्न कॉन्टिनेंट के अंदर अब हमारा जो स्वॉर्ड स्पिरिट सेक्ट है वो थर्ड रेट का सेक्ट जो है वो नहीं रहा। जो सुनकर दूसरा एल्डर भी खुश होते हुए बोलता है कि जितनी हमारे एंसेस्टर की स्किल है वो उसे स्किल को देखकर ये कहा जा सकता है कि जल्दी ही हमारा जो सेक्ट है वो फर्स्ट रेट का सेक्ट जो है वो बन जाएगा। और उन लोगों के इतना बोलते ही सेक्ट मास्टर गुस्से मेंशन लाते हुए उन दोनों से बोलता है कि आखिर तुम दोनों वहाँ पर खड़े होकर क्या चैट कर रहे हो, जल्दी से अंदर जाओ, जाकर बहुत ज़्यादा मेहमान है उन्हें ग्रीट करो, क्योंकि मैं ऑलरेडी यहाँ पर फंसा हुआ हूँ। जो सुनने के बाद में वे दोनों भी घबराते हुए ओके बोल देते हैं। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि एक पर्सन जो होता है वो बोलता है कि सच में स्वॉर्ड स्पिरिट सेक्ट के लिए ये एक ब्लेसिंग की बात है कि वे ग्रेट शैंग डायनेस्टी की जो एम्प्रेस है उसके साथ में शादी कर रहे हैं। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जो स्वॉर्ड स्पिरिट सेक्ट का एंसेस्टर है, क्या उसके अंदर इतना ग्रेट चार्म था कि उसने जो एम्प्रेस है उसे भी अपने प्यार में फंसा लिया। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर बैठा हुआ एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। यहाँ पर जिस एंसेस्टर की ये लोग चाहे वो बात कर रहे हैं, मुझे तो बस लगता है कि वो कोई छोटा सा बच्चा होगा जो कि बस अमीर लड़कियों को फंसाने की ताक में रहता है। और वहीं जिस एम्प्रेस की बात की जा रही है, अगर उस एम्प्रेस ने यहाँ पर इस प्रकार के सेक्ट के अंदर शादी की है तो पक्का वो एम्प्रेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा बदसूरत और बूढ़ी होगी। और अब उस बंदे की इस तरह की बातों को सुनकर हम देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद जो लोग होते हैं वो भी हंसने लगते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर स्वॉर्ड स्पिरिट सेक्ट का एक डिसाइपल को इस चीज़ के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा होता है और वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि इसकी हिम्मत कैसे होगी हमारे स्वॉर्ड स्पिरिट सेक्ट की बेइज्जती करने की। और उसके इतना सोचते ही जो चैंग फैंग होता है वो उस डिसाइपल के पास में आकर उससे रोकते हुए बोलता है कि इस बंदे को यहाँ पर गुस्सा मत दिलाना, क्योंकि एक ग्रेट एम्पर रियलम का एक्सपर्ट है जो कि गोल्डन पैलेस से बिलोंग करता है, तो इसीलिए हम लोग जो है वो इसे नाराज़ नहीं कर सकते। और अब उनके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो वैंग यांग होता है वो एम्प्रेस के साथ में वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर की चिल्लाने की आवाज़ आती है, जिसमें कि बताया जाता है कि जो एंसेस्टर है वो एम्प्रेस के साथ में यहाँ पर आ चुके हैं। और अब एम्प्रेस को देखते के साथ ही सभी के सभी लोग बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। हैरान होते हुए बोलते हैं कि क्या ये खूबसूरती की मलिका असल में एम्प्रेस है। मैंने नहीं सोचा था कि जो एम्प्रेस है वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत निकलेगी। सच में यकीन नहीं हो रहा कि स्वॉर्ड स्पिरिट सेक्ट के इस बेवकूफ़ को जो एम्प्रेस है उसके जैसी गॉडेस जो है वो मिल चुकी है। सच में मैं तो इस बंदे से बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रहा हूँ। और उन लोगों की बातों को सुनने के बाद में लुओ किंग जो होती है वो नाराज़ होते हुए अपने मन में सोचती है कि एम्परस और एंसिस्टर का जो मैच है वो बिल्कुल अमेजिंग है। पता नहीं इनके जैसे बेवकूफ़ लोग कहाँ से आ जाते हैं जो कि बेफालतू की कमेंट जो है वो करते रहते हैं। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम वहाँ पर कुछ और लोगों को भी देखते हैं जो कि हैरान होते हुए अपने मन में सोचते हैं कि क्या सच में इतनी खूबसूरत लड़की जो है वो ग्रेट शैंग डायनेस्टी की एम्प्रेस है। सच में ये बंदा तो बहुत ज़्यादा लकी निकला। और उनके इतना बोलते ही हम उसी ग्रेट एम्पर रियलम के एक्सपर्ट को देखते हैं जो कि स्वॉर्ड स्पिरिट सेक्ट की बेइज्जती कर रहा था। और अब वो आगे आते हुए बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि इस ग्रेट शैंग डायनेस्टी की जो एम्प्रेस है वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत निकलेगी। इसीलिए ग्रेट शैंग डायनेस्टी की एम्प्रेस में तुम्हें यहाँ पर एक ऑफर जो है वो देना चाहता हूँ। बताओ कैसा रहेगा कि अगर तुम यहाँ पर इस बेवकूफ़ बच्चे को छोड़कर मुझसे शादी करो तो बताओ क्या तुम मेरे साथ में शादी जो है वो करना चाहोगी। जो सुनते के साथ ही एम्प्रेस जो होती है वो गुस्से में उस लड़की की तरफ देखते हुए उससे बोलती है कि आज मेरा शादी का दिन है, तो इसीलिए मैं अपनी शादी के दिन को ख़राब नहीं करना चाहती हूँ। तो तुम्हारे लिए सही यही रहेगा कि तुम जहाँ से आए हो वहीं पर ही दफ़ा हो जाओ। जो सुनते के साथ ही वो लड़का जो होता है वो एम्प्रेस के पास में आते हुए बोलता है कि तुम्हारे जैसे गुलाब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसीलिए चलो मैं तुम्हें एक ऑफ़र देता हूँ कि अगर तुम मेरे साथ में शादी करने के लिए तैयार हो जाती हो तो जो जुआनियो डायनेस्टी है उससे निपटने में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। क्योंकि आपको ये चीज़ जो है वो नहीं भूलनी चाहिए कि यहाँ पर मुझे बैकिंग करने वाला पैलेस जो है वो कोई और नहीं बल्कि गोल्डन पैलेस है।
और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ और लोग जो होते हैं वो भी इस चीज़ के लिए जो एम्प्रेस होती है उसे बोलने लगते हैं और बोलते हैं कि एम्प्रेस आपको यंग मास्टर शीतू जो है उसकी बात मान लेनी चाहिए, क्योंकि आपको नहीं बोलना चाहिए कि वे एक नोबेल फैमिली से बिलोंग करते हैं। और अगर यंग मास्टर शीतू के फादर की बात की जाए तो वे काफ़ी लंबे टाइम पहले ही एक सुप्रीम पावर हाउस जो है वो बन चुके हैं, तो उनके लिए आपकी प्रॉब्लम को ख़त्म करना कोई भी बड़ी बात नहीं है। जो सुनते के साथ ही अब जो वैंग यांग होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उस यंग मास्टर के कंधे के ऊपर हाथ रखते हुए उससे बोलता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हें गोल्डन पैलेस यहाँ पर बैकिंग दे रहा है या फिर कॉपर पैलेस बैकिंग दे रहा है, लेकिन तुमने यहाँ पर आ जाकर मेरे मूड को ख़राब किया है, तो अब तुम यहाँ से ज़िंदा जो है वो नहीं जाओगे। जो सुनते के साथ ही वो लड़का जो होता है वो वैंग यांग के हाथ को हटाते हुए बोलता है कि जरा देखो तो यहाँ पर मामूली सा स्वॉर्ड स्पिरिट्स एक्ट जो है वो मेरी बेइज्जती कर रहा है। लगता है कि तुम मौत का असली मतलब क्या होता है इसे नहीं जानते हो। और अगर तुम्हें अब अपनी एबिलिटी के ऊपर इतना ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस है तो कैसा रहेगा कि अगर हम लोग चाहे वो इस पैलेस के बाहर चलकर एक फ़ाइट करें, तो बताओ क्या तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम मेरे साथ में फ़ाइट करना चाहो। जो सुनकर अब वहाँ पर मौजूद जो लोग होते हैं वो भी हंसने लगते हैं और हंसते हुए बोलते हैं कि सच बताओ तो इस प्रकार की जो वेडिंग है वो मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी। यहाँ पर तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ही होती जा रही है। जो सुनकर अब वैंग यांग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि केवल ग्रेट एम्परर येलम के 3rd ईयर का ये बांदा जो है वो यहाँ पर मेरे साथ में लड़ना चाहता है। लगता है कि इसे अपनी ज़िंदगी से प्यार नहीं रहा। और अब इतना सोचकर वैंग यांग उससे बोलता है कि ठीक है, अगर तुम मरने के लिए इतने ही उतावले हो तो चलो फिर बाहर चलते हैं। और अब इतना बोलते के साथ ही जो वैंग यांग होता है वो फाइट करने के लिए उस बंदे के साथ में बाहर आ जाता है। और अब जो वो बंदा होता है वो अपने पास से अपने वेपन जो होता है उसे निकाल लेता है, जो कि देखने में एक बांसुरी के जैसा होता है। और जो वो यंग मास्टर होता है वो हंसते हुए बोलता है कि मुझे पक्का यकीन है कि तुम्हारा स्वॉर्ड स्पिरिट सेट जो है वो एक रियल पावर हाउस क्या होता है इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता है। एक असली पावर हाउस क्या होता है, चलो मैं तुम्हें इसका छोटा सा हिंट ही दे देता हूँ। तुम मेरे हाथ में जो ये जेड फ्लूट देख रहे हो असल में ये एक डिवाइन लेवल का आर्टिफैक्ट है। जो सुनकर वैंग यांग जो होता है वो मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि गोल्डन पैलेस है वो इतना ज़्यादा दयालु होगा, तो चलो बहुत बहुत शुक्रिया मेरी यहाँ पर वेडिंग के टाइम पर मुझे इतना अच्छा गिफ्ट जो है वो देने के लिए। जो सुनते के साथ ही वो बंदा गुस्सा होते हुए बोलता है कि बेफालतू की बकवास बंद करो, किसने कहा कि मैं तुम्हें ये गिफ्ट करने वाला हूँ, ये मेरा एक लाइफ बॉन्ड आर्टिफैक्ट है। जो सुनते के साथ ही वैंग यांग भी अपनी स्वॉर्ड जो होती है उसे निकाल लेता है। निकालते हुए बोलता है कि अच्छा तो ये एक लाइफ बॉन्ड आर्टिफैक्ट है, तो इसका मतलब इसे प्राप्त करने के लिए पहले मुझे तुम्हें मारना होगा, तो चलो फिर ठीक है। जो सुनते के साथ ही वो यंग मास्टर भी अपनी बांसुरी जो होती है वो बजाना शुरू कर देता है और उसके बांसुरी बजाते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एनर्जी के जो ड्रैगन होते हैं वो चारों तरफ घूमना शुरू कर देते हैं। और इस चीज़ के कारण हम देखते हैं कि वहाँ पर जो बंदे खड़े हुए होते हैं उन सभी के सर में भी बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, जिसका अब कुछ को तो ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो जाती है और वे दर्द के मारे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं। लेकिन तभी वो यंग मास्टर जो होता है वो वैंग यांग को देखकर हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि नहीं ये चीज़ इम्पॉसिबल है, आखिर मेरी जो फ्लूट है वो उसके ऊपर काम जो है वो क्यों नहीं कर रही। यहाँ तक कि जो सुप्रीम टीयर के एक्सपर्ट होते हैं वो भी इसके इफेक्ट से बिल्कुल भी नहीं बच सकते। और उसके इतना सोचते ही हम देखते हैं कि वैंग यांग जो होता है वो अपनी स्वॉर्ड की मदद से अटैक को बनाते हुए उसे बोलता है कि शीतू आओ, तुम्हें यहाँ पर मेरे साथ में पंगा जो है वो नहीं लेना चाहिए था, बेफालतू कि तुमने यहाँ पर मेरे साथ में पंगा लेकर अपनी मौत बुला ली। और अब इतना बोलते के साथ ही वैंग यांग अपना बहुत ही पावरफुल अटैक जो होता है वो सीधे उस बंदे की तरफ कर देता है और इससे पहले कि वो बचने के लिए कुछ कर पाता सीधे अटैक जो होता है वो उससे टकरा जाता है। और अटैक का इम्पैक्ट इतना पावरफुल होता है कि उससे बहुत सारे बंदे भी इंजर्ड हो जाते हैं, जिसे देखने के बाद में वहाँ पर मौजूद बंदे हैरान होते हुए बोलते हैं कि सच में इसका अटैक जो था वो कितना ज़्यादा पावरफुल था, क्या गोल्डन पैलेस का यंग मास्टर जो है वो इस अटैक को संभाल भी पाया होगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही वैंग यांग जो होता है वो धुएं से निकल कर बाहर आने लगता है। बाहर आते हुए बोलता है कि आज यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करेगा उसकी मौत जो है वो बिल्कुल इसी प्रकार होगी। और अब इतना बोलते के साथ ही जो वैंग यांग होता है वो बाकी के जो लोग होते हैं उन सभी के सामने आकर खड़ा हो जाता है। और अब वैंग यांग को देखकर वहाँ पर मौजूद लोग घबराते हुए अपने मन में सोचते हैं कि यकीन नहीं होता कि इसने तो गोल्डन पैलेस का जो यंग मास्टर था उसे जान से मार दिया। हम लोग तो बस यहाँ पर जो फ्री का खाना था वो खाने के लिए आए थे, आखिर किसने सोचा था कि चीज़ें ऐसी हो जाएगी। और उनके इतना सोचते ही जो सेक्ट मास्टर होता है वो आके आ जाता है और आके आते हुए बोलता है कि ठीक है सभी लोग चाहे वो शांत हो जाइए, क्योंकि अब जो वेडिंग सेरेमनी है वो शुरू होने वाली है, तो चलिए फिर वेडिंग की तैयारियाँ करते हैं। और इतना बोलकर सेक्ट मास्टर जो होता है वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि आखिर किसने ये सोचा था कि यहाँ पर एक बेवकूफ़ आकर इतनी बड़ी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट करवा देगा। लेकिन अब यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है उसके कारण जो गोल्डन पैलेस है वो हमारे सेक्ट का दुश्मन जो है वो बन जाएगा। और अब उसके इतना सोचते के साथ ही हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि एक आवाज़ सुनाई देती है जो कि बोलती है कि ठीक है सेरेमनी शुरू हो चुकी है, तो आप दोनों जो है वो हॉल के अंदर इंटर कीजिए।
जो सुनते के साथ ही अब वैंग यांग जो होता है वो एम्प्रेस की तरफ देखने लगता है। एम्प्रेस की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि इस वर्ल्ड के अंदर आने के बाद में सच में मेरी शादी होगी और जिस लड़की से मेरी शादी होगी वो एक एम्प्रेस और इतनी ज़्यादा खूबसूरत होगी। मैं कसम खाता हूँ कि मैं ये प्यारी और खूबसूरत एम्प्रेस जो है उसे कभी भी अपने पास से जाने नहीं दूंगा। और उसके इतना सोचते ही हम देखते हैं कि जो एम्प्रेस होती है वो सच में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है। और अब हम देखते हैं कि जो वो किंग होती है वो उन दोनों के सामने आ जाती है और जो शर्मनी होती है उसे शुरू करते हुए बोलती है कि ठीक है, पहला बो जो है वो हेवन और अर्थ के आगे कीजिए। जो सुनते के साथ ये जो एम्प्रेस और वैंग यांग होते हैं वो अपनी बो को सामने की तरफ करने लगते हैं। और तभी जो वो किंग होती है वो सेकंड बो के लिए बोलने वाली होती है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि जो एंसिस्टर है उनके कोई भी पेरेंट्स नहीं है। और वहीं अगर एम्प्रेस की बात की जाए तो एम्प्रेस के भी कोई पेरेंट्स नहीं है, तो अब मैं क्या करूँ। और अब इस चीज़ को याद करते कि सारी लोगों किंग जो होती है वो बहुत ही फनी तरीके से चिल्लाते हुए बोलती है कि चलो अब जो थर्ड और जो सेकंड बो है उन दोनों को ही स्किप करते हुए सीधे जो चैम्बर है उसके अंदर चलते हैं। और अब लोग किंग की इस तरह की बातों को सुनकर वहाँ पर सेक्ट मास्टर और जो एल्डर होते हैं वो बहुत ही फनी तरीके से हंसने लगते हैं। जो देख कर लोग किंग जो होती है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि आखिर तुम लोग चाहे वो इस तरह से क्यों हंस रहे हो, तुम लोग चाहे वो होस्टिंग प्रॉपरली क्यों नहीं कर रहे। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो वैंग यांग होता है वो एम्प्रेस के हाथ को पकड़ते हुए उससे बोलता है कि चलो तो फिर ठीक है, जो ब्रिडल चैम्बर है उसके अंदर चलते हैं। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो कुछ देर बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि एम्प्रेस जो होती है वो बेड पर बैठी हुई होती है। और जो वैंग यांग होता है वो भी वहाँ पर आकर जो एम्प्रेस होती है उसके पास में बैठ जाता है और एम्प्रेस के पास में बैठते हुए उसे टच करने लगता है। और तभी जो एम्प्रेस होती है वो शर्माते हुए जो वैंग यांग होता है उसे बोलती है कि हस्बैंड, मैं जानती हूँ कि हमारी जो वेडिंग नाइट है उसके अंदर हमें क्या करना है, क्योंकि जो नेशन गार्डियन थी उसने पहले से ही मुझे पूरा इंस्ट्रक्शन जो है वो इस बारे में समझा दिया था। जो क्षमता के साथ ही वैंग यांग जो होता है वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि जो नेशन गार्डियन है वो इतनी ज़्यादा अच्छी निकलेगी कि उन्हें इतना ज़्यादा काम जो है वो कर देगी। सच में यहाँ पर वे एक ट्रू पिलर होने के लायक है। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो एम्प्रेस होती है वो वहीं बेड पर लेट जाती है और जो वैंग यांग होता है उसे बोलती है कि हस्बैंड, आखिर अब आप किसका इंतज़ार कर रहे हो। जो सुनते के साथ ही अब जो वैंग यांग होता है उसके अंदर भी पूरा जोश आ जाता है और वो बोलता है कि बस अब मैं और ज़्यादा होल्ड जो है वो नहीं कर सकता। और इतना बोलते के साथ ही जो वैंग यांग होता है वो अपने कपड़ों को उतार कर फेंकते हुए सीधे एम्प्रेस के ऊपर कूद जाता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो सिस्टम होती है वो भी शर्माते हुए अपनी आंखों को बंद कर लेती है और अपनी आंखों को बंद करते हुए बोलती है कि अरे जरा देखो तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो तो और भी ज़्यादा इंसेन होती जा रही है। और उसके इतना बोलते ही जो वैंग यांग होता है वहाँ पर लगा हुआ जो कपड़ा होता है उसे अड़ा देता है। जो देखते के साथ ही जो सिस्टम होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि आखिर तुमने मेरा व्यू जो है वो ब्लॉक क्यों कर दिया, क्योंकि अभी तो अच्छा पार्ट शुरू होने वाला था। जो सुनते के साथ ही वैंग यांग जो होता है वो उसे मारते हुए उसे बोलता है कि ये शादी की पहली रात है और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं होती कि जो कि बच्चे जो है वो इस चीज़ को देख सके। जो सुनते के साथ ही जो सिस्टम होती है वो वैंग यांग से बोलती है कि अरे मान भी जाओ, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मैं बस यहाँ पर चेक कर रही थी कि जो मिशन है वो सही से कंप्लीट हो रहा है या फिर नहीं, कम से कम मुझे थोड़ा तो चेक करने दो। और तभी हमारा व्यू जो होता है वो चैंग फैंग के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि वो वैंग यांग के पैलेस के बाहर छुपा हुआ होता है। और तभी जैसे ही वो आगे बढ़ता है तो उसे पता चलता है कि सेक्ट मास्टर भी वहाँ पर छुपा हुआ है, जिसे देखकर वो बोलता है कि सेक्ट मास्टर, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। जो सुनकर सेक्ट मास्टर उससे बोलता है कि तुम छुप रहो, क्या तुम नहीं जानते हो कि ये ग्रेट एम्पर रियलम की एक्सपर्ट की शादी जो है वो हुई है। यहाँ पर इस तरह की चीज़ें जो होती है वो हज़ारों सालों में एक बार होती है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर जो चीज़ें है उसे अच्छे से ऑब्जर्व कर देखना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि ये चीज़ मेरी कल्टीवेशन के ब्रेक थ्रू में काफ़ी ज़्यादा मददगार रहेगी। जो सुनकर चैंग फैंग जो होता है वो भी हंसते हुए बोलता है कि सेक्ट मास्टर, सच में मानना पड़ेगा कि आप काफ़ी आगे की सोच कर चलते हो। सच बताओ तो मैं भी यही सोच कर यहाँ पर आया था। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो वो किंग होती है वो एक काफ़ी बड़ा हैमर जो होता है वो वहाँ पर लेकर आ जाती है और बोलती है कि जरा देखो तो तुम दूसरे की शादी की रात को आकर यहाँ पर ताका झाकी कर रहे हो और इस चीज़ को क्लेम कर रहे हो कि तुम यहाँ पर कल्टीवेट करना चाहते हो। और अब लुओ किंग को वहाँ पर देखते के साथ ही वे दोनों भी घबराने लगते हैं और जो सेक्ट मास्टर होता है वो घबराते हुए बोलता है कि सिस्टर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा कि तुम सोच रही हो। तभी जो चैंग फैंग होता है वो भी बोलता है कि जूनियर सिस्टर प्लीज़ मेरी बात सुनो। लेकिन जो वो किंग होती है वो उनकी बात को बिल्कुल भी नहीं सुनती और वो उन दोनों को हैमर से मार कर उड़ाते हुए उनसे बोलती है कि तुम दोनों यहाँ से दफ़ा हो जाओ, मुझे तुम्हारी बात बिल्कुल भी नहीं सुननी। और अब इतना बोलकर जो वो किंग होती है वो वैंग यांग के पैलेस की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचती है कि कितना अच्छा होता कि अगर एम्प्रेस की जगह वहाँ पर अंदर मैं होती तो। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो एम्प्रेस और वैंग यांग के ऊपर आ जाता है, जो कि दोनों दबा कर एंजॉय कर रहे होते हैं। और जो एम्प्रेस होती है वो बोलती है कि हस्बैंड, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे मेरी कल्टीवेशन बढ़ रही हो। और अब एम्प्रेस के इतना बोलते के साथ ही हमें पैलेस के बाहर एक बहुत बड़ी फ्योनिक्स जो होती है वो दिखाई देने लगती है। और अब उस फ्योनिक्स को देखते के साथ ही जो वो किंग होती है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाती है और हैरान होते हुए बोलती है कि ये पावर कितनी ज़्यादा ग्रेट है।
आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, अचानक से इतनी ग्रेट पावर जो है वो यहाँ पर अपेयर कैसे होने लगी, मुझे कुछ भी जो है वो समझ में नहीं आ रहा, सब कुछ ठीक तो है ना। और लुआ किंग के इतना बोलते के साथ ही अचानक से ही हम देखते हैं कि उस फियोनिक्स के पास में एक ड्रैगन जो होता है वो भी आ जाता है, जो कि वहाँ पर आकर रोर करना शुरू कर देता है। और अब हम देखते हैं कि वैंग यांग और जो एम्प्रेस होते हैं वो दोनों बैठे हुए कल्टीवेट कर रहे होते हैं। और जो एम्प्रेस होती है वो बोलती है कि हस्बैंड, मैंने नहीं सोचा था कि मेरी कल्टीवेशन के अंदर इतनी आसानी से ब्रेक थ्रू हो जाएगा। जो सुनने के बाद में वैंग यांग बोलता है कि इसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, तुम्हारे कारण ही इतनी आसानी से जो कल्टीवेशन है वो हो पाई है। जो सुनते के साथ ही जो बेचारी सिस्टम होती है वो मुंह फुलाते हुए बोलती है कि यहाँ पर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा हार्ड वर्क जो है वो मैंने किया है, लेकिन उसके बाद भी तुम एक भी बार जो है वो मेरा शुक्रिया अदा जो है वो नहीं बोलते हो। और अब सिस्टम के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो अगले दिन पर आ जाता है, जहाँ पर कि सेक्ट मास्टर जो होता है वो सेक्ट के अंदर आते हुए गुस्से में बोलता है कि आखिर किस बेवकूफ़ ने जो सेक्ट सोल बेल है उसे बजाया है, क्या तुम नहीं जानते हो कि इसे केवल इमरजेंसी के टाइम पर ही बजाया जाता है। और अब वो इतना बोलते के साथ ही जो सेक्ट मास्टर होता है वो एम्प्रेस और वैंग यांग के पास में आ जाता है और उन दोनों से माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि प्लीज़ यहाँ पर मुझे माफ़ कर देना, यहाँ पर मेरी पुअर टीचिंग के कारण मैं यहाँ पर जो मेरे स्टूडेंट है उन्हें अच्छे से नहीं सिखा पाया, जिसका इन लोगों ने यहाँ पर बेफालतू के बैल को 9 बार बजाकर आपके दोनों के यहाँ पर रेस्ट को यहाँ पर बेकार कर दिया। जो सुनते के साथ ही वैंग यांग जो होता है वो मुस्कुराने लगता है, मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर किसी को पनिश करने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही तुम्हें यहाँ पर खुद को भी ब्लेम करने की कोई ज़रूरत है, क्योंकि जिस रिंग की तुम बात कर रहे हो उस रिंग को बजाने वाला पर्सन कोई और नहीं है बल्कि मैंने खुद ने ही उस रिंग को बजाया था। जो सुनते के साथ ही सेक्ट मास्टर जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि ओ मुझे लगा कि शायद किसी न्यू डिसाइपल ने ये काम जो है वो कर दिया होगा, मैंने नहीं सोचा था कि आपने इस चीज़ को किया होगा। और अब इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि जो ये बैल है इसे इसी टाइम पर बजाया जाता है ताकि अगर सेक्ट के अंदर कोई मुसीबत हो गई हो तो सभी को आगाह किया जा सके। लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर जो एंसिस्टर है उन्होंने जो बैल है वो क्यों बजाई है। जो सुनते के साथ ही वैंग यांग जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि यहाँ पर जो रिंग थी उसे बचाने का केवल यही कारण था क्योंकि मैं यहाँ पर पूरे के पूरे सेक्ट के लोगों को समन जो है वो करना चाहता था, ताकि मैं सभी लोगों का यहाँ पर शुक्रिया अदा कर सकूँ जिन्होंने कि मेरी वेडिंग के अंदर इतना ज़्यादा सपोर्ट किया। और इससे अलग मैंने तुम सभी लोगों को ये प्रॉमिस भी किया था कि इस वेडिंग के बाद में मैं आप लोगों को जो रिवॉर्ड है वो दूंगा, तो इसीलिए आप लोगों के जो रिवॉर्ड है वो तैयार हो चुके हैं। और अब जो सेक्ट मास्टर होता है वो वैंग यांग की बात को सुनते के साथ ही वहाँ पर रखे हुए जो सामान होते हैं उन्हें देखने लगता है और उन्हें देखते हुए बोलता है कि सच में सिस्टर आप तो बहुत ही ज़्यादा दयालु हो, हम लोगों ने तो केवल वही किया था जो कि हमारी ड्यूटी थी। और अब इतना बोलते के साथ ही जो सेक्ट मास्टर होता है वो राल टपकाते हुए अपने मन में सोचता है कि जरा देखो तो यहाँ पर बॉडी क्लेशिंग पिल और हार्मोन्सिंग पिल और उसी के साथ में कंडेंसिंग पिल भी रखी हुई है, जो कि यहाँ पर मेरे ब्रेक थ्रू के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मुझे ये कंडेंसिंग पिल मिल जाती है तो मैं आसानी से ब्रेक थ्रू जो है वो कर सकता हूँ। और इन सभी चीज़ों की मदद से मुझे ऐसा लगता है कि हमारे सेक्ट के अंदर काफ़ी सारे बंदे जो है वो लगातार ब्रेक थ्रू जो है वो करने वाले हैं, जिसका मतलब कि अब हमारा सोल स्पिरिट सेक्ट जो है वो काफ़ी अच्छे से ग्रो कर पाएगा। और अब सेक्ट मास्टर के इतना सोचते के साथ ही वैंग यांग जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि और मेरा यहाँ पर दूसरा तुम लोगों को बुलाने का कारण ये है कि मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर पर्सनली यहाँ पर सेक्ट के अंदर से कुछ टैलेंटेड डिसाइपल जो है उन्हें ट्रेन करूँ, क्योंकि अगर देखा जाए तो मैं अकेला ही यहाँ पर जो सारी मुसीबतें हैं उनसे नहीं निपट सकता हूँ। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मुझे यहाँ से बाहर जाना होता है, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि उस टाइम पर सेक्ट के अंदर कुछ ऐसे लोग रहे जो कि सेक्ट को प्रोटेक्ट कर सके, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मुझे कुछ टैलेंटेड डिसाइपल जो है वो दिए जाए। जो सुनते के साथ ही सेक्ट मास्टर जो होता है वो खुश होते हुए जो वैंग यांग होता है उसे बोलता है कि एंसिस्टर इस काम को आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, क्योंकि अपने सेक्ट के अंदर मैं सभी लोगों को बहुत ही अच्छे से जानता हूँ और जितने भी टैलेंटेड लोग हैं उन सभी को भी मैं पर्सनली बहुत ही अच्छे से जानता हूँ, तो इस काम को मेरे से बेहतर तरीके से कोई और जो है वो नहीं निपटा सकता। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही जो एम्प्रेस होती है वो वैंग यांग से बोलती है कि हस्बैंड इस टाइम पर मेरी कल्टीवेशन जो है वो इमोर्टल किंग रियलम के मिड स्टेज पर जो है वो पहुंच चुकी है, तो इसीलिए क्या प्लीज़ आप मुझे भी थोड़ी सी गाइडेंस जो है वो दे सकते हो। जो सुनते के साथ ही वैंग यांग जो होता है वो मुस्कुराते हुए एम्प्रेस से बोलता है कि माय डियर, जिस टाइम पर हम लोग जो है वो आज रात यू किंग पवेलियन के अंदर जाएगी तो उस टाइम पर मैं तुम्हें स्पेशल ट्रेनिंग जो है वो दूंगा और स्टेप टू स्टेप भी गाइड करूंगा जब तक कि तुम ब्रेक थ्रू जो है वो नहीं कर लेती हो। तो बताओ तुम इस बारे में क्या कहती हो। और अब वैंग यांग की इस बात को सुनते के साथ ही तो जो एम्प्रेस होती है उसका चेहरा भी पूरी तरह से लाल पड़ जाता है, क्योंकि वो समझ चुकी होती है कि वैंग यांग उसे कौन सी ट्रेनिंग देने की बात कर रहा है। और अब जो एम्प्रेस होती है वो वैंग यांग से चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम सच में बहुत ही ज़्यादा नोटी होते जा रहे हो, इस तरह की जगह पर हमें ऐसी बातें जो है वो नहीं कहनी चाहिए। और इसके इतना बोलते ही जो लुओ किंग होती है वो भी शर्माते हुए अपने मन में सोचती है कि क्या सच में मुझे इस तरह की जो बातें हैं वो सुननी भी चाहिए। और इसके इतना बोलते के साथ ही जो सिस्टम होती है वो भी बोलती है कि होस्ट आजकल तुम लगातार बेशरम जो है वो होते जा रहे हो, इस तरह की बातें जो है वो तुम्हें घर के अंदर कहनी चाहिए, ना कि इस तरह से पब्लिक के सामने।
और उनके इतना बोलते कि साथ ही यहाँ पर सेक्ट मास्टर जो होता है उसकी आवाज़ आती है, जो कि वहाँ पर आते हुए जो वैंग यांग होता है उससे बोलता है कि एंसेस्टर में यहाँ पर जैसा कि मैंने वादा किया था, मैं सेक्ट के अंदर से जो टैलेंटेड डिसाइपल है उन्हें चूज़ कर आपके लिए लेकर आ चुका हूँ। जो सुनते के साथ ही वैंग यांग जो होता है वो उसे बोलता है कि लुओ वो या मैंने तुमसे बोला था कि यहाँ पर कुछ टैलेंटेड डिसाइपल जो है उन्हें लेकर आना, लेकिन आखिर तुम यहाँ पर इतने सारे डिसाइपल और जो एल्डर है उन्हें लेकर क्यों आ चुके हो? इनमें से तो काफ़ी सारे जो एल्डर है वो पीक एल्डर भी है। और अब वैंग यांग की इतना बोलते कि साथ ही हम देखते हैं कि जो सेक्ट मास्टर होता है वो अपने साथ में वहाँ पर काफ़ी सारे जो डिसाइपल होते हैं उन्हें लेकर वहाँ पर आया होता है। और अब जो सेक्ट मास्टर होता है वो वैंग यांग से बोलता है कि एंसेस्टर हमारा जो सेक्ट है वो हमेशा ही जो टैलेंट होता है उसे सबसे ज़्यादा वैल्यू देता है। अगर ये लोग जो है वो स्किल से भरे भी ना होते तो ये लोग कभी भी जो एल्डर रैंक है उस पर ना पहुंच पाते। तो इसीलिए मुझे लगता है कि आपके लिए काफ़ी अच्छे ऑप्शन रहेंगे, इसीलिए मैं इन सभी को लेकर आया हूँ। जो सुनते के साथ ही अब वैंग यांग जो होता है वो अपनी जो आई टेक्निक होती है उसका इस्तेमाल करने लगता है और हमें यहाँ पर जो टैलेंट के लेवल होते हैं उनके बारे में बताया जाता है कि सबसे पहले आता है मोर्टल, उसके बाद में आता है ट्रांसलेट, और उसके बाद में आता है स्पिरिचुअल जीनियस, उसके बाद में आता है इमोर्टल एसेंस, और उसके बाद में आता है सेक्रेट बॉडी, और उसके बाद में आता है इंटेंट डाउ बॉडी। और अब सिस्टम की इतना बताते कि साथ ही हमारा आज का जो एपिसोड होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।